Yes, sir. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है। जैसे कि हमें पता ही है जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है वो अकेले परफॉर्म नहीं होती, उन्हें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम कहें कि जो बिजनेस है वो अप्रोप्रिएट वे में चलता है, लेकिन कोई ना कोई जो बिजनेस है उसको अपना एक्सपेंड करना पड़ता है, उसको अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ते हैं, और हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हो ही जाते हैं बिजनेसेस के, जिसकी वजह से साफ सफाई तो फिर एक तरह। हाँ जी तो इसमें हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। जो नेम है सोल प्रोप्राइटर, तो सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर, मीन्स वन एंड ओनली द ऑनर ऑफ द बिजनेस जो होता है उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। ये वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैनेज करना, ओन करना, कंट्रोल करना सब एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल करता है। सारे प्रॉफिट्स हो गए, लॉसेस हो गए, उनको भी कौन बियर करता है? एक सोल प्रोप्राइटर। तो सोल एंड प्रोप्राइटर का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसे सोल ट्रेडर भी बोलते हैं या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। सोल ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, इट इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच we can say there is a head or an individual which are responsible for its operation। मतलब कोई ना कोई एक इंडिविजुअल, कोई ना कोई एक हेड होगा जो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, सोल प्रोप्राइटर है सिंगल ऑनर की जो भी बिजनेसेस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और जब अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम उसके फीचर्स की बात करेंगे। जब आप देखिए एक अकेला पर्सन बिजनेस को चलाता है तो उसके हम क्या क्या फीचर्स को बता सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फीचर आ जाएगा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो इजी टू फॉर्म है, ठीक है ना, और इजी टू क्लोज है। इट मींस क्या है कि सोल प्रोप्राइटर में आप जो भी फर्म चलाना चाहते हैं वो इजी टू स्टार्ट है, क्योंकि उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ठीक है ना। ना ही उसके लिए कोई सेपरेट लॉ है जो उसको यूज किया जाए। तो ये कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं।
और कभी भी क्लोज कर सकते हैं। क्लोज क्यों करते हैं? अगर मुझे लगा मेरा इंटरेस्ट फिनिश हो गया है तो मैं इसे इजी टू क्लोज कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। सेकंड आ जाता है लाइबिलिटी की बात करें। सोल प्रोप्राइटर है, अकेला पर्सन है, तो ऑब्वियस है सब कुछ अकेला देखता है, तो लाइबिलिटी भी सारी खुद देखेगा। तो लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि जो भी लाइबिलिटी होगी, जितना भी इसको लॉस होगा, वो सारा ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा उसको बियर करने के लिए। और वो पर्सनली कैसे बियर करेगा? चाहे अपने पर्सनल डेब्ट्स को पे करेगा, ठीक है ना। तो उस हम कह सकते हैं कि जो भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उसको यूज करेगा टू पे द बिजनेस डेब्ट्स। थर्ड आ जाता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटर है ये सेल्फ ओनर है, तो यही रिस्पॉन्सिबल लेगा सारे बिजनेस एक्टिविटीज का। तो कोई भी फेलियर हो जाता है, कोई भी इसको लॉस हो जाता है, तो वो बियर कौन करेगा? ये अकेला करेगा। और अगर प्रॉफिट्स आने होंगे बहुत अच्छे, तो वो भी कौन लेगा? ये अकेला ही लेगा। तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट्स हो, ये अकेला ही उसको लेता है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल। जैसे अभी हमने बात करी कि सोल प्रोप्राइटर है, वन मैन शो है, मींस एक पर्सन चलाएगा, एक ही पर्सन सारे डिसीजंस लेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जब सब कुछ डिसीजन वो लेगा तो कंट्रोल किसका होगा? हाँ जी, किसका कंट्रोल होगा? उसका खुद का होगा, ठीक है। जो भी प्लान्स बनाएगा खुद बनाएगा, किसी की इंटरफेरेंस तो नहीं होगी ना उसमें। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो फुल्ली कंट्रोल करेगा अपने डिसीजंस पे, अपने पॉइंट्स पे। फिफ्थ आ जाएगा नो सेपरेट एंटिटी। अगर हम सेपरेट एंटिटी की बात करें, इन द आईज ऑफ लॉ, मींस अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें, तो जो सोल प्रोप्राइटर है और जो खुद प्रोप्राइटर है वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है ना। तो जैसे अभी हमने बात करी, उसको कोई भी लाइबिलिटीज होती है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। जो भी वो एक्टिविटीज करता है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा बिजनेस अलग है। बिजनेस चलाता कौन है? वो खुद चलाता है। तो कहीं ना कहीं सेपरेट लीगल जो एंटिटी होता है, अलग अलग काम करना होता है, वो इसमें नहीं होता। और लास्ट आ जाता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटर जो है वो कंट्रोल और ओनरशिप एक ही पर्सन की है। तो कई बार क्या होता है, अकेले पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इंसैनिटी मतलब वो पागल भी हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट मींस कोई गलत काम की वजह से वो जेल भी जा सकता है। कोई फिजिकल उसको बीमारी हो सकती है, बैंकक्रप्ट हो सकता है, लोन ज्यादा लिया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके बिजनेस पे इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर दो होंगे तो कहेंगे ना एक को कुछ है तो दूसरा देख लेगा, पर ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये अकेला है। तो सारी की सारी प्रॉब्लम, सारी की सारी चीजें इसी के ऊपर इफेक्ट करेगी। और जब इसके ऊपर करेगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस इफेक्ट होगा और बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। क्लियर? एनी डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट आ जाते हैं इनके मेरिट्स। मेरिट्स की बात करें, एज अ सोल प्रोप्राइटर आप खुद देखो, एक अकेला पर्सन होगा तो उसके क्या फायदे होंगे अकेला बिजनेस करने का? फर्स्ट आ जाएगा क्विक डिसीजन मेकिंग। मींस डिसीजन मेकिंग उसकी फास्ट होगी, उसको पूरी फ्रीडम होगी अपने बिजनेस की डिसीजंस लेने की। वो सारे मेजर और माइनर डिसीजंस खुद ले पाएगा और टाइमली ले पाएगा, ठीक है। और जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको कंप्लीट कर पाएगा। फिर आ जाएगा कॉन्फिडेंशियल सीक्रेसी।
सीक्रेट का पॉइंट है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, जब सारे डिसीजंस खुद लेता है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, तो ऑब्वियस है सीक्रेट मेंटेन रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, वो किसी को कोई बात नहीं बताता। ठीक है, लाइव वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करवाता है कि कोई देख सके कि उसको प्रॉफिट इतना हो रहा है या लॉस इतना हो रहा है, तो वो किसी भी चीज से बाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट है, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव की बात करें तो प्रोप्राइटर जो है वो सारे जो प्रॉफिट्स है बिजनेस के वो खुद ही शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं जितना अच्छा वो वर्क करेगा, जितना अच्छा वो रिवार्ड्स एफर्ट्स करेगा, उतने ही अच्छे उसको रिवार्ड्स मिलेंगे। होता है ना, आप जितनी मेहनत करते हो आपको उतना ही अच्छा उसका प्रॉफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर में डायरेक्ट इंसेंटिव्स है, कहीं ना कहीं जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना ही ज्यादा आप अर्न करोगे। फोर्थ आ जाता है सेंस ऑफ एक्लॉम्प्लिशमेंट, मींस कुछ वर्क को कंप्लीट करना। जब सोल प्रोप्राइटर होता है उसे सेटिस्फेक्शन रहती है, उसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहती है अपने काम करने के तरीके से। आप देखो जब 2-3 पर्सन होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम रहती है कि वो काम नहीं कर रहा, वो ऐसे काम क्यों कर रहा है। तो जब आप अकेले हो तो आपको किसी की प्रॉब्लम ही नहीं, खुद ही काम करो, खुद ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहो, खुद ही अपना कॉन्फिडेंस से काम करो, तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन रहती है माइंड में कि मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। फिफ्थ आ जाएगा इजी टू फॉर्म एंड क्लोजर। ये भी हमने फीचर्स में भी पढ़ा, तो इसका मेरिट है। सोल प्रोप्राइटर जो है वो इजीली फॉर्म हो जाती है और इजीली क्लोज हो जाती है, उसके लिए कोई खास फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी लिमिटेशंस की बात करें हम। लिमिटेशंस की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर अकेला पर्सन है, तो ऑब्वियस है इसके पास फंड्स की कमी होगी, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होगी, रिसोर्सेज जो होगी उसकी लिमिटेड होगी, क्योंकि अपनी कितनी सेविंग्स और बोरिंग्स है वो उसको यूटिलाइज कर पाएगा। लिमिटेड ही होगी, कितना बैंक से लोन ले लेगा वो भी लिमिटेड होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये स्मॉल साइज में ही रह जाता है, इसकी ग्रोथ इजिली होती नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत प्रॉब्लम आती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस होगा। अभी हमने बताया सोल प्रोप्राइटर जो है उसकी कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी का पॉइंट है कि कंटिन्यूटी कम रहती है। क्यों? क्योंकि कभी भी डेथ हो सकती है, कभी भी इंसैनिटी हो सकती है, इंसैनिटी हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, कोई फिजिकल एलिमेंट हो जाती है, उससे कहीं ना कहीं जो है इसकी लाइफ जो है बिजनेस की कम हो जाती है। तो ये बड़ा इसका डीमेरिट है कि कंटिन्यूटी ज्यादा नहीं हो पाती। फिर आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर हम देखें तो इस सोल प्रोप्राइटर का ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो लायबिलिटीज होती है इसकी अनलिमिटेड हो जाती है। कई बार इतनी लायबिलिटीज बढ़ जाती है कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपना हाउस, अपनी कार, सब कुछ देना पड़ता है, क्योंकि इतना इनका एक्सपेंस बढ़ जाता है, इतने इसके खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, कई बार हम ध्यान नहीं देते बिजनेस में अकेला होने की वजह से, और इतने एक्सपेंसेस करते जाते हैं, लायबिलिटीज बढ़ाते जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम आ जाती है। और लास्ट कह सकते हैं लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी।
एक अकेला पर्सन जब बिजनेस संभालता है तो उसमें सारी कह सकते हैं एबिलिटीज नहीं होती, वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। वो परचेज भी अच्छा कर लेगा, वो सेल भी अच्छा कर लेगा, वो फाइनेंस भी अच्छा कर लेगा, वो मार्केटिंग का काम भी अच्छा कर लेगा। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। कई बार उसके डिसीजंस भी ठीक नहीं होते, रिसोर्सेज भी बड़ी लिमिटेड होती है। तो ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उसमें इतनी भी टैलेंट्स नहीं होते। अगर इतने टैलेंट्स होते तो वो कहाँ का कहाँ ले जाता। तो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कह सकते हैं ये सारी शॉर्ट कमिंग्स होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ही रह जाता है। इसके अलावा भी आपको काफी सारे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि इसका स्कोप कम होता है, ठीक है ना, पर्सनल टच इतना नहीं आ पाता इसमें। तो कई ऐसी चीजें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, पर कई बार हम कह देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, कितना वो अकेला संभालेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये हमारा था सोल प्रोप्राइटर। एनी डाउट्स तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। किसी को कोई भी डाउट है, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है, हमने इसमें सोल प्रोप्राइटर का टॉपिक किया है। सोल प्रोप्राइटर होता है अकेला पर्सन जब बिजनेस करता है, तो उसके क्या मेरिट्स निकल के आते हैं और क्या डीमेरिट्स आते हैं। हाँ जी, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, मैम। यस। मैम डेट शीट कब आएगी मैम? डेट शीट आज आ जाएगी, ठीक है ना। ओके मैम। आज डेट शीट क्योंकि अप टू 10th तो जा चुकी है, 11th 12th की रह गई है। आज पक्का, मेरे हिसाब से आज पक्का मिल जाएगी आपको, ठीक है। सिलेबस हम बता चुके हैं। पहले डेट 21 थी, फिर उसको चेंज करके 25 किया गया। फिलहाल मेरे ख्याल 25 ही है, तो थोड़ा सा देख लेंगे अगर थोड़ा चेंजेस हुए भी हो। पर आप अपनी तैयारी रखिए, और मेरे हिसाब से शायद बिजनेस का ही फर्स्ट पेपर होगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन रखें, मैं अपनी प्रैक्टिस आपको करवा ही रही हूँ बाकी। मैम डेट शीट के साथ सिलेबस गिवन होगा? हाँ जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस फॉर्म होते हैं जो इंडिया में काफी होते हैं, फाउंड किए जाते हैं, और ये बड़ा ओल्डेस्ट मेथड है। आपने देखा होगा ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर से जो बिजनेस चले हुए आ रहे हैं, उसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर की हमने बात की, वो कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होते, लेकिन अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग था, जहां ये माना जाता था कि फैमिली बिजनेस को आगे बच्चे ही उसको कंटिन्यू करेंगे, और ऐसा होता भी है। पर आजकल ये कम हो गया है। आपने देखा होगा आजकल बच्चे जॉब्स में चले जाते हैं तो फैमिली बिजनेस को इतना प्रेफरेंस नहीं देते, ठीक है। पहले क्या होता था, ग्रैंड फादर, फिर सन, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे चले आ रहे थे। तो जो इस टाइप के बिजनेस है फिलहाल अब थोड़े कम हो चुके हैं। और दूसरा रीजन कह सकते हैं, उसमें ये था जेंडर इनइक्वालिटी की थोड़ी बात थी। उस समय के जो बिजनेस है वो कहते थे जैसे ही मेल मेंबर घर में बर्थ होगा उसका, तो वो मेंबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आजकल ज्यादातर गर्ल्स भी हैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये भी एक रीजन है इसका बंद होने का, ठीक है ना। और एक न्यूक्लियर फैमिली हम कह सकते हैं, वो भी रीजन है। आज की डेट में ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस कम हो गए। तो इसमें क्या होता था, जो मेल मेंबर घर में पैदा होगा उसका हिस्सा ऑलरेडी हो जाता था ज्वाइंट हिंदू फैमिली में। और जो ये सारा बिजनेस संभालता है, एक ना एक हैंड होता है। मान लो मैं हूँ, मेरे आगे फादर है, फादर के आगे मेरे दादाजी है, ग्रैंडफादर है, वो सारा संभालते हैं। तो वो कौन होंगे, जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उन्हें कर्ता बोला जाता है।
तो मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, जो फैमिली में एल्डेस्ट मेंबर होगा और जो सारा कंट्रोल करता है फैमिली के बिजनेस को, घर में एक ना एक ऐसा बड़ा होता है जो सारे डिसीजंस लेता है सबसे रिलेटेड, बिजनेस के भी घर के भी, उसे कर्ता कहा जाता है। ठीक है ना, कर्ता ने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है उसने अपने आगे ग्रैंडफादर से बिजनेस लिया, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक अगला कर्ता बनता ही जाता है, ऑब्वियस है। और जो मेन हेड होता है, मान ले हम ग्रैंडफादर है वो करता है, तो बाकी जो उनके मान लो 4 सन्स है, फिर आगे उनके भी सन्स है, वो सब कौन होगी, वो को पार्टनर्स कहे जाएंगे, को पार्टनर्स। तो ये याद रखना है, जो करता है वो हेड है, और जो बाकी लोग हैं वो भी बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन वो को पार्टनर्स कहलाएंगे। अब आ जाइए फीचर्स पे। ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो फीचर्स है, फर्स्ट हो जाएगा फॉर्मेशन। ये इजी टू फॉर्म है, घर का कोई भी 2 मेंबर मिलके स्टार्ट कर सकते हैं। आज शुरू किया, अब ये चलता रहेगा। और जैसे कोई पर्सन बर्थ लेगा इस फैमिली में, वो मेंबर बनता जाएगा इस बिजनेस का। तो ये इजी टू फॉर्म है, पर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर ये बना हुआ है। अब रही बात लायबिलिटी की, बात करें लायबिलिटी, जैसे सोल प्रोप्राइटर में हमने पढ़ी, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? 20 दादाजी है, उनके 4 सन्स है, और उनमें से 2 सन्स है, उनके भी आगे 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं जो, तो क्या सारे लायबिलिटी पे करेंगे? नहीं। यहाँ पर जो करता है वो मेन ओनर है, वो मेन करता धरता है, हम कह सकते हैं। तो लायबिलिटी जब भी बिजनेस में आएगी, तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, पर बाकियों की क्या होगी, लिमिटेड रहेगी। क्योंकि मान लो एक 10 साल का बच्चा है, उसका भी नाम लिखवा दिया बिजनेस में, वो तो पैदा होते ही लिखवा दिया था, अब वो बेचारा थोड़ा ना लायबिलिटीज पे करने आएगा। वो तो जब तक 18 इयर्स का नहीं हो जाता, जब तक वो प्रॉपर मेजर नहीं बन जाता, तब तक वो नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हमने लायबिलिटी का वर्ड में बोलना है कि जो करता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पर जो उसके को पार्टनर्स है, मतलब उसके बेटे, आगे बेटे, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल कौन करता है सारे फैमिली बिजनेस को? करता। तो मैनेज कौन करता है? करता। तो सारे डिसीजंस कौन लेगा? करता। और जो करता डिसीजन लेगा वो सबको बाइंड हो जाएगा, मतलब सबको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ कंट्रोल किसका रहेगा? करता का। फिर आ जाएगा कंटिन्यूटी की बात करें, ज्वाइंट, जैसे सोल प्रोप्राइटर की बात करी, अकेला पर्सन है, उसको कल को कुछ भी हो जाता है, अचानक उसकी डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियस है बिजनेस बंद करना पड़ेगा, कौन देखेगा? पर यहाँ पर बिजनेस बंद नहीं होगा, अगला कोई एल्डेस्ट मेंबर होगा उसे कर्ता बना दिया जाएगा। ठीक है, बिजनेस तो चलता ही रहेगा, बिजनेस को बदली करेंगे हम यहाँ पर, बिजनेस कंटिन्यूटी में रहेगा, लेकिन कर्ता बदल जाएगा। हाँ, अगर कह सकते हैं कि सारा काम कर्ता देखता था, मान लो एक फादर है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अचानक उसकी डेथ हो जाती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही था, चाहे अचानक 2 भाइयों की डेथ हो जाती है, तो कोई है ही नहीं संभालने वाला, तो म्यूचुअल कॉन्सेप्ट से बंद कर सकते हैं, लेकिन वैसे बंद नहीं होता, कंटिन्यूटी रहती है। और फिर इसमें आ जाता है माइनर मेंबर। अभी हमने बात करी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में एक माइनर पैदा होते ही, बाय बर्थ ही वो मेंबर बन जाता है, उसका हिस्सा हो जाता है दुकान में, आपने देखा होगा। नॉर्मल भाषा में हम यही कहेंगे कि जैसे ही वो पैदा होता है उसका हिस्सा बन जाता है शॉप पे, लड़की का नहीं लड़के का। पर अब चेंज हो गया रूल, 2013 में हिंदू एक्ट निकाला था, रूल निकाला था कि अब लड़कियों का भी होगा हिस्सा। वो अलग बात है गर्ल्स ले या ना ले बाद में मैरिज के बाद, लेकिन लड़कियों का भी हिस्सा होगा। हम ये पहले के हिसाब से चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम मानते हैं जैसे ही बर्थ होगा तो वो मेंबर बन जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पूछा जाता है कि क्या माइनर मेंबर एक पार्टनर बन सकता है, मेंबर बन सकता है? तो हम बोलेंगे यस बन सकता है, बाय बर्थ ही बन जाता है वो तो। ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसके मेरिट्स की बात करें। सबसे पहला इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल अगर हम बात करें, सारा कंट्रोल कर्ता के हाथ में, और कर्ता वही होता है जो डिसिप्लिनरियन बंदा होता है। ठीक है,
कर्ता वही होता है जो घरों में कन्फ्लिक्ट्स जो हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है आपस में, उनको दूर करता है, जो उसने कह दिया वो ठीक होता है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं ये बड़ा फायदा है कि कर्ता के होने की वजह से पूरा कंट्रोल सही रहता है, डिसीजन मेकिंग ठीक रहते हैं। सेकंड आ जाएगा कंटिन्यूटी की बात करें तो ऑब्वियस है, हमने अभी बोला डेथ हो भी जाती है कर्ता की तो उससे बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दूसरा जो एल्डेस्ट मेंबर होगा उसे कर्ता बना दिया जाएगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी है, ऑब्वियस है, अगर हम इस पॉइंट से सोचे बाकियों की लाइबिलिटी तो लिमिटेड है ना, सिर्फ एक कर्ता ही है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकियों की तो लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं लिमिटेड लाइबिलिटी भी इनको फायदा देती है। फिर आ जाता है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, क्योंकि ये बिजनेस घर वालों का है, फैमिली का है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बड़ी लॉयल्टी रहती है। आप दूसरों के साथ काम करो तो आपको लगता है कि ये तो कर नहीं रहा, मैं क्यों करूं, पर जब अपने घर का बिजनेस होता है, जब पता है सारा प्रॉफिट अपना है, तो कहीं ना कहीं आप मिलजुल के काम करते हो, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में करते हो, सब मिल के हार्ड वर्क करते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। तो ये इसका एक मेरिट है कि इससे लॉयल्टी और कोऑपरेशन भी इंक्रीज होता है। क्लियर, एनी डाउट्स? नेक्स्ट आ जाएगा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहला है कि जो रिसोर्सेज है, इनकी जो फंड्स है, इनकी जो कैपिटल है वो बड़ी लिमिटेड रहती है। इनको ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ती है कि इनकी लाइबिलिटी, इनके पास पैसा कम है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, ठीक है ना, ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते। मोस्टली बिजनेस आपने देखे होंगे धीरे धीरे कम भी हो रहे होते हैं, बढ़ते कम ही है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं होता लगाने के लिए, और इतनी सारी फैमिलीज उस बिजनेस पे डिपेंड होती है, आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं लिमिटेड रिसोर्सेज रहती है। फिर आ जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। अगर हम कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइबिलिटी की अनलिमिटेड है। कहने को हमने कह दिया कि कर्ता की सिर्फ अनलिमिटेड है, तो हेड तो कर्ता ही है। अगर कर्ता ने बहुत लॉस उठा लिया, बहुत सारी लाइबिलिटीज कर दी, तो किसको इफेक्ट पड़ेगा? पूरे घर को पड़ेगा, पूरे बिजनेस को पड़ेगा, क्योंकि कर्ता किसके घर में रहता है? उन्हीं के घर में तो रहता है। कर्ता का बिजनेस कोई अलग थोड़ा ना कि कर्ता पे करेगा, कर्ता भी तो कहाँ से पे करेगा? हो सकता है इतना लॉस हो उसको घर देना पड़े, तो घर तो सबका ही था उस समय, सबका जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि कर्ता है तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं अगर कर्ता ने कोई डिसीजन गलत ले लिया और उसको लायबिलिटी उसकी बढ़ गई, तो कई बार पर्सनल प्रॉपर्टी भी पे करनी पड़ती है। थर्ड आ जाएगा डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता ही सारा मैनेज करता है, कर्ता ही सारा देखता है, तो कई बार कर्ता ना डोमिनेट करता है और मेंबर्स पे, ठीक है ना, जिससे आपस में लड़ाइयां बढ़ती है। कई बार होता है ना कर्ता भी खुद डिसीजन ठीक नहीं ले रहा, हो सकता है कई बार दूसरा मेंबर अच्छा डिसीजन ले, पर नहीं, कर्ता ने जो कह दिया वो ही होगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, कई बार आपस में फैमिलीज में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई बार कर्ता गलत डिसीजन ले लेता है, डोमिनेट करता है औरों को, तो उससे भी झगड़े हो जाते हैं। लास्ट आ जाएगा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब हमने कह दिया कर्ता ही सब कुछ करता है, तो कर्ता कोई एक्सपर्ट है अपने बिजनेस में? नहीं, कर्ता कई बार ऐसी गलतियां कर देता है जिससे सबको सफर करना पड़ता है, क्योंकि कर्ता एक्सपर्ट नहीं है अपने फील्ड में, उससे भी गलतियां होती है। ये नहीं कि वो सारे काम ठीक करेगा हमेशा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आज की डेट में जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम होते जा रहा है, वो यही रीजन है, क्योंकि ठीक से संभाला नहीं जाता, ठीक है ना, कर्ता की वजह से कहीं ना कहीं इनको फंड्स की कमी रहती है, लाइबिलिटी बढ़ जाती है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग को लेके। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये सारी वजहों के से जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो ज्यादा टाइम नहीं चल पाता। क्लियर, एनी डाउट? यस हर्षना, क्लियर? अभय? यस मैम। आफ्ताब, आपको? यस मैम क्लियर।
Yes, ma'am. आज हमने सोल प्रोप्राइटर और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्टनरशिप पे। जैसे अभी हमने दोनों किए ऊपर, सोल प्रोप्राइटर और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अगर हम देखें तो उनमें काफी लिमिटेशंस थी, काफी डीमेरिट्स थी कई चीजों को लेके। एक तो फंड्स को लेके थी, एक मैनेजरियल कैपेबिलिटीज को लेके थी क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं थे, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को लेके थी, इन्वेस्टमेंट को थी, स्किल्स को रिलेटेड थी। हम अगर कह सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में स्कोप ज्यादा है अगेंस्ट सोल प्रोप्राइटर या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्योंकि इनका एक्सपेंशन नहीं हो पाता जो पार्टनरशिप में हो सकता है। तो अगर हम इसमें डेफिनेशन एक अच्छी सी लर्न करें तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन जो है वो इजी है, उसके वे में हम उसको लर्न करेंगे। क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of the business carried on by all or acting them फॉर ऑल। इसका मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है टू और मोर पर्संस में, मतलब पार्टनरशिप कभी भी अकेले नहीं होती, वो दो या दो से ज्यादा पर्संस के बीच में होती है और ये लोग एग्री करते हैं कि जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो हम आपस में शेयर करेंगे, ठीक है, और कैरी करेंगे। कैसे? कैरी ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके बिजनेस को चलाएंगे या एनी वन एक्टिंग देम फॉर ऑल, मतलब कोई एक भी चला सकता है सबके बिहाफ पे। मींस अगर मैं कहती हूँ हम 10 पार्टनर्स हैं तो 10 में से हो सकता है सिर्फ एक ही सारा काम करे। ऐसा नहीं है कि वो बाद में कहेगा मुझसे सारा काम करवाया, नहीं, पार्टनरशिप में अलाउड है कि हम किसी एक के ऊपर सारी जिम्मेवारी डाल सकते हैं। हो सकता है हम उसको उसके पीछे सैलरी देते हो सकता है उसको प्रॉफिट अर्निंग्स का हिस्सा ज्यादा देते हो, तो ऐसा होता है। सारे मिलके भी काम कर सकते हैं, कोई एक भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है, उसे बोलते हैं रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं, जहां पर इनमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कैसी अंडरस्टैंडिंग? एज अ एजेंट और प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग होती है। एज अ एजेंट मतलब क्या है कि वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने एक्ट से बाइंड कर रहा है, और एज अ प्रिंसिपल क्या है कि सब बाइंड हो भी रहे हैं, ठीक है ना। मान लो सबने मिलकर डिसाइड किया कि मैं सारा काम करूंगी बिजनेस पे, तो अब मैं जो भी काम करूंगी वो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। हो सकता है मैं बहुत समझदार हूँ सब में, इसलिए मुझे काम दिया। तो कहीं ना कहीं हम किसी एक पे भी सारा डाल सकते हैं। हो सकता है जो भी 9 पार्टनर्स है वो सब स्लीपिंग पार्टनर्स हो, उन्होंने हो सकता है सिर्फ पैसा लगाया और वो कोई काम नहीं करेंगे, तो हम पहले ही ये सारा डिसाइड कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप कहता है कि ये एक रिलेशनशिप है जहाँ बिजनेस को कैरी किया जाता है, प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर किए जाते हैं, पर बिजनेस कोई एक भी कैरी कर सकता है और सारे भी कर सकते हैं। क्लियर डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन टिप्स में होनी चाहिए क्योंकि यही डेफिनेशन 12th में ये पूरा चैप्टर है, ये पार्टनरशिप की पूरी एक बुक है आपकी। थ्योरी वहां नहीं करवाई जाती, क्यों? क्योंकि 11th में करवा दी जाती है। अब पूरी पूरी एक बुक ही आपकी पार्टनरशिप के ऊपर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? चलिए हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। अब ये बताइए सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कुछ बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप?
वानी आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटर? नीरजा, Yes, ma'am. what do you mean by sole proprietorship? Sole proprietor means one man control. Yes. Anything else? Single ownership. Hmm. Sole means only. One. Proprietor means owner. The only owner of the business is known as sole proprietorship. What about liability? सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटीज के बारे में बताना। लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? Unlimited. अनलिमिटेड है। और अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो कंटिन्यू रहता है हमेशा। Yes, ma'am. अकेला पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तब भी चलता रहेगा बिजनेस। No, ma'am. तो कंटिन्यूटी में बोले कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि जब अकेला पर्सन होता है तो वो अगर कुछ भी हो जाता है उसके साथ, डेथ हो जाती है, इलनेस हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। सीक्रेट की बात करें तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है। परलीन पताला, सीक्रेट मेंटेन रहता है सोल प्रोप्राइटर में?